और चैलेंज करता हूँ, राहुल गांधी को बैठा लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी को बैठा लीजिए, इंग्लिश में डिबेट करा लीजिए, अभी मालूम होगा कौन कितना काबिल है। और प्रधानमंत्री लाल किला के ऊपर भाषण दे रहे हैं तो वो टारगेट विपक्ष को कर रहे हैं। अरे आप प्रधानमंत्री हो, आप राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हो। बीजेपी के कितने नेताओं ने कितने अपशब्द बोले होंगे, लेकिन आज तक राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की मां को एक अपशब्द नहीं बोला। इधर जो लोकसभा संसद चली है, आप उसमें देखिए विपक्ष जो है पूरा खेल रहा था, और जब तक राहुल गांधी संसद के अंदर मौजूद रहे, प्रधानमंत्री गायब रहे। मोदी जी काले धन की भी बात करते थे, मोदी जी पता नहीं, मोदी जी लोगों को भ्रष्टाचारी बताते थे, अब सारे भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में है। देश के जो शिक्षा मंत्री हैं प्रधान साहब, वो संसद के अंदर बोलते हैं कि कोई परीक्षा लीक नहीं हुई। पुलिस भर्ती हुई थी, पेपर लीक हुआ, उस पर सरकार का क्या स्टैंड रहा? कुछ भी। आप एक चीज हमको बताइए, 80 करोड़ आबादी को आप 5 किलो राशन दे रहे हो, बता रहे हो अमृतकाल चल रहा है, ये तो कोरा झूठ है। बहुत खराब थे, कैसे खराब थे? 14 से पहले हालात खराब थे, मगर अब 14 के बाद हालात और खराब है, और जो सरकार ये बदल रही है वो हालात और खराब हो रहे हैं। कि जो पढ़ा लिखा नहीं, वो बीसीसीआई का सचिव बना बैठा है, उनसे कह दो हिंदी बोलने को, इंग्लिश बोलने को, तो उनको कुछ बोलना नहीं आता। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं बात करूं नरेंद्र मोदी की, उन्होंने कहा तो था, दावा तो किया था कि मैं इस साल भी 2024 में भी झंडा लहराऊंगा, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में 10 साल में पहली बार ओपोजिशन का एक लीडर जो कि राहुल गांधी के रूप में उभरे और वो वहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत ही अलग अंदाज रहा उनका, बहुत अलग स्टाइल रहा उनका, लेकिन उनको सबसे पीछे बिठाया गया। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि वो एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में गए थे तो उनको आगे बिठाना चाहिए था। खैर, लोगों की भीड़ के पीछे बिठाया गया। फिर भी भीड़ के पीछे बिठाने से क्या होता है? जिसके इरादे, जिसकी आवाज़ देश की आवाज़ हो, और वो आवाज़ हमेशा बुलंद रहती है लोगों के बीच। और जान लेते हैं कि जिस अमृत महोत्सव की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है, उस अमृत महोत्सव में लोगों का क्या हाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद समीर खान। समीर खान, देश के आज़ादी के मौके पर अमृत महोत्सव कहा जाता है, कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई जनता के बीच अमृत महोत्सव है, अमृतकाल है? नहीं, कुछ भी नहीं है। अमृतकाल कहाँ से लग रहा है बताइए आप? कहीं से लग रहा है अमृतकाल तो आप बताइए। जो है सब देश के सामने 75-76 साल हो गए देश को, आज़ादी को। अभी ऐसा कुछ 2 साल 3 साल में कुछ बदलाव आया है, और आप देख भी रही है सरकार भी कैसी है, कैसे चल रही है सरकार। बहुत कुछ बदलाव हुआ है, थोड़ा बहुत, मतलब वैसा पहले ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी युवाओं की बात करते हैं, युवा कितना खुश है और क्या अमृत महोत्सव चल रहा है, इसमें युवाओं को क्या फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, बातें जब सरकार की होती है तो सरकार एक विचारधारा और एक हमेशा कह सकते हैं कि एक फिक्स पैटर्न पर चलती है। और हमने देखा है कि देश में तमाम तरह की सरकारें आई हैं और तमाम बातें सब अपनी विचारधाराओं को लेकर चलते रहते हैं। बात जब अमृत महोत्सव की होती है तो मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि अभी हम देख सकते हैं कि जैसे हमने अपने बचपन से अभी तक की अपनी पढ़ाई की, हम सब ने एक दौर से गुजरा, और सबने देखा है कि जैसे पहले जो उल्लास हुआ करता था, ये चाहे हमारे कोई भी राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर को, स्कूलों तक, कॉलेजों तक वो सीमित रहता था। वहाँ पे जो हमारे कल्चरल इवेंट्स होते थे उसके बाद ख़त्म हो जाता था। लेकिन अभी जब हम देखते हैं तो ये जो भीड़ आपको दिख रही है, ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये लोगों में एक तरीके से उत्साह तो ले आया है, इसको हम कह सकते हैं। लेकिन ये मैं यही कहूँगा कि एक पर्दा है, एक पर्दा डाल दिया गया। अब इसके अंदर क्या छिपा हुआ है? जैसे हम देश में देख रहे हैं कि तमाम अभी कुछ घटनाएं हो रही हैं। अभी हमने कलकत्ता वाली घटना को देखा, जहाँ पर वहाँ पे एक जूनियर डॉक्टर के साथ जो घटनाएं हुई, बहुत विभत्स घटना थी। रोक उस पर भी लगनी चाहिए बात, लेकिन उसका क्या सरकार से उसका लेना देना है? जो घटना हुई क्या उसके लिए सरकार जिम्मेदार है? बात जब दिल्ली में जब हुआ था निर्भया वाला कांड, क्या उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार थी? उसके बाद भी बड़े लॉ बनाए गए, बड़े कानून बनाए गए, लेकिन क्या उसका असर दिख रहा है? अब हमें जागरूक होना है, हमें सोचना पड़ेगा, हमें उस तरीके से रहना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी रोजगार एक बड़ा मुद्दा है ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम अब इसकी बुलंद आवाज़ देख भी रहे हैं, लोगों में बहुत सा इसका विरोध भी हो रहा है हर जगह तमाम। और इसमें किसी एक सरकार या किसी एक विचारधारा को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि ये आते हैं तो इस प्रकार का होता है। ये एक ऐसी समस्या है कि मैं कहूँगा कि अमर समस्या हो चुकी है, और इसे भारत की समस्या नहीं है। क्या रोजगार एक बड़ा मुद्दा है? अगर देखा जाए तो इस समय देश में जो बेरोजगारी हो, एक बहुत जटिल समस्या है इस देश की। और
आज की जो सिचुएशन है, आज की स्थिति जो है, आप देखें देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी 2014 में, देश की जनता से जो वादे किए थे उन्होंने कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर फेल है। फेल है वो तो आज भी भाषण देते हैं, कहते हैं युवाओं को हमने मौका दिया, 1 लाख ऐसे युवा जिनका कोई राजनीति से संबंध नहीं है, फिलहाल विपक्ष उस पर प्रधानमंत्री कहते हैं, क्या आप यहाँ नौजवान हैं, सब लोग हैं, उनसे पूछिए आप तो वो खुद बताएंगे। अभी आप पीछे देखें, पुलिस भर्ती हुई थी, पेपर लीक हुआ, उस पर सरकार का क्या स्टैंड रहा। नीट की जो परीक्षा हुई उसमें उस परीक्षा से 24 लाख बच्चे इंटू आप अगर उनके परिवार को भी जोड़ लेना तो कितने, कम से कम 2-3 करोड़ आबादी उससे प्रभावित हुई। और देश के जो शिक्षा मंत्री हैं प्रधान साहब, वो संसद के अंदर बोलते हैं कि कोई परीक्षा लीक नहीं हुई। ये कोई मान सकता है कि नीट की परीक्षा नहीं लीक हुई? कोई मान सकता है इस बात को? लेकिन सर बीजेपी तो कह रही है कि भाई अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है, लोग खुश भी हैं। आप एक चीज हमको बताइए, 80 करोड़ आबादी को आप 5 किलो राशन दे रहे हो, बता रहे हो अमृत काल चल रहा है, ये तो कोरा झूठ है। 140 करोड़ की आबादी में आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हो, तो इससे तो खुश होना चाहिए। पिछली सरकारों में कह रहे नहीं किया, हम कर रहे हैं भाई। पीछे भी मिलता था, हाँ। पीछे भी मिलता था, समझे आप, पीछे भी मिलता था। ऐसा नहीं कि लोग भूखे मर रहे थे। क्या 2014 से पहले लोग भूखे मर रहे थे? वो तो कह रहे हैं ना कि 2014 से पहले कोई भी बता, क्या 2014 से पहले लोग भूखे मर रहे थे? क्या 2014 से पहले हम जब हालात खराब थे? बहुत खराब थे, कैसे खराब थे? 14 से पहले हालात खराब थे, मगर अब 14 के बाद हालात और खराब हैं। और जो सरकार ये बदल रही है वो हालात और खराब हो रहे हैं। अच्छा, ये तो कह रहे युवाओं की स्थिति इतनी अच्छी कर दी है देश में। देखिए आप, इतने युवा खड़े हैं यहाँ, ये सब बैठे हैं, कोई जो है मटरी लगा रहा है, कोई बताशा बेच रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है। तो पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। प्रधानमंत्री रोजगार अगर है तो सरकार को क्यों बिठा लाए फिर? तो ये तो अमित शाह के बच्चे से पूछना चाहिए कि जो पढ़ा लिखा नहीं, वो बीसीसीआई का सचिव बना बैठा है, उनसे कह दो हिंदी बोलने को, इंग्लिश बोलने को, तो उनको कुछ बोलना नहीं आता। नहीं, आप पूछ, वो जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री साहब कि पकौड़ा तलना, ठेला लगाना रोजगार है, तो वो उनका लड़का क्या कर रहा है? अभी आप देख ले तो बीजेपी में आधे से ज़्यादा जितने सांसद और एमएलए होंगे ना, किसी को ना हिंदी बोलनी आती होगी ना इंग्लिश बोलना आता होगा। और चैलेंज करता हूँ, राहुल गांधी को बैठा लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी को बैठा लीजिए, इंग्लिश में डिबेट करा लीजिए, अभी मालूम होगा कौन कितना काबिल है। तो राहुल गांधी को क्या इसी वजह से पीछे बिठा दिया? राहुल गांधी को क्या इसी वजह से पीछे बिठा दिया? उनकी मानसिकता गंदी है जो आज उन्होंने किया। एलओपी है राहुल गांधी, उनका हक था पहली रो में बैठने का। वो तो अभी बाद में मालूम होगा कि ये किसने किया। वो तो जब रक्षा मंत्रालय इस बात को खोलेगा कि किसके कहने पे राहुल गांधी को पीछे बैठाला गया, वो तो बाद में मालूम होगा। और प्रधानमंत्री लाल किला के ऊपर भाषण दे रहे हैं तो वो टारगेट विपक्ष को कर रहे हैं। अरे आप प्रधानमंत्री हो, आप राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हो? यहाँ पर सभी इतने लोग खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की मां के बारे में कितने अपशब्द बोले होंगे? वो तो कहते हैं कांग्रेस को कितनी ना, अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूं, कितने अपशब्द बोले होंगे? बीजेपी के कितने नेताओं ने कितने अपशब्द बोले होंगे? लेकिन आज तक राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की मां को एक अपशब्द नहीं बोला है। तो कहते हैं कांग्रेस गाली देती रहती है, कई गाली। अरे वो तो बोलना, वो तो प्रधानमंत्री का एक स्टैंड है, वो तो तरीका है उनका कि कैसे अपने मोटिवेट करना, अपना मतलब किस तरह लोगों को अपनी बातों में फंसाना, वो तो उनका काम है प्रधानमंत्री का, समझा? हाँ, वो सिंपैथी है उनकी, वो चलता रहता है, वो करते रहेंगे इससे। लोग क्या सोच रहे हैं? आज राहुल गांधी जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस तरह से गए हैं एकदम। आप इधर जो लोकसभा संसद चली है, आप उसमें देखिए विपक्ष जो है पूरा खेल रहा था, और जब तक राहुल गांधी संसद के अंदर मौजूद रहे, प्रधानमंत्री गायब रहे। आप देख लीजिए पूरा लोकसभा सत्र। और एक चीज बता, राहुल गांधी के सवालों से क्यों डरते हैं? और एक चीज बता दूं आपको, आपने गाजीपुर के अफजल अंसारी हैं,
सांसद हैं, उन्होंने जो बोला ना लोकसभा के अंदर, उन्होंने क्या बोला किसी को मालूम है? जरा बताएं हमको, किसी नौजवान बताए अफजल अंसारी ने क्या बोला लोकसभा के अंदर, किसी को नहीं मालूम होगा। उन्होंने दोहरी शिक्षा नीति पे बात की अफजल अंसारी ने। उन्होंने पूरे संसद में पक्ष से ये बात कही कि गांव का जो बच्चा है ना, वो हाथ में कटोरा और पीठ पे बोरा लेके पढ़ाई करने जाता है। शहर के बच्चे कहाँ से कंप्यूटर और गांव का बच्चा कहाँ से कबूतर पढ़ता है। अरे साहब, वो तो पहले होता था, मोदी सरकार में तो शिक्षा प्रणाली इतनी अच्छी हो गई है, एजुकेशन सिस्टम इतना कुछ नहीं, सिस्टम अच्छा है। कहाँ सिस्टम अच्छा है? मोदी जी कह रहे हैं। अरे मोदी जी बहुत कुछ कहते थे। मोदी जी काले धन की भी बात करते थे। मोदी जी पता नहीं, मोदी जी लोगों को भ्रष्टाचारी बताते थे और सारे भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में है। सारे भ्रष्टाचारी कहाँ पार्टी में? वो कहते हैं कि मेरे पार्टी से आने से कौन थे? अजीत पवार कौन थे ये बताइए? 70,000 करोड़ रुपया घोटाला था उनके ऊपर। आज वो किसकी पार्टी में? वो तो कहते हैं सारा विपक्षी। छगन भुजबल कौन थे? छगन भुजबल कौन थे? असम के मुख्यमंत्री कौन थे? इस सब के ऊपर करप्शन का ही था। तो आज तो सब बीजेपी में है। आज उसी को भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री बोल रहे थे लाल किला की प्राचीन से। तो वो तो अपनी ही पार्टी पे ही बोल रहे थे कि सारे भ्रष्टाचारी हमारे अंदर आ गए हैं। तो सारे भ्रष्टाचारी जब चले गए हैं तो अब विपक्ष में कौन ऐसा भ्रष्टाचारी जिसको भ्रष्टाचारी बुला रहे हैं? उनको बोलने दीजिए। वो प्रधानमंत्री का देखिए खेलने का तरीका, उनकी ये राजनीति है। सीधी सी बात, ये प्रधानमंत्री का खेलने का तरीका है। वो ये खेलते रहेंगे, लेकिन ग्राउंड पे जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो अलग है। वो पूरी जनता जान रही है। पूरी जनता जान रही है सर, कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ और दिखाया जाता है, हकीकत में कुछ हो रही है। देखिए क्या हर आदमी परेशान है। हर आदमी परेशान है जी। मोदी जी कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है। अमृत कुछ काल नहीं। देखिए एक चीज बताऊं, हाँ। मोदी जी जो बोलते ना उसका हमेशा उल्टा होता। वो जब बोल रहे थे अच्छे दिन ना, तो उसका काम था बुरे दिन। अच्छा। उसका मतलब था बुरे दिन, समझा आप? और जब वो कह रहे अमृत काल चल रहा, तो उनका मतलब है कि 20 काल चल रहा है। ये आप मान के चलिए, हकीकत आपको बता रहा हूँ, ये 20 काल है। हाँ, मोदी से बड़ा जुमला किसी को नहीं आता। ये 20 काल है। मोदी से बड़ा जुमला किसी को नहीं आता। कोई ये नेता बात पैदा ही नहीं हुआ है। कोई नेता ही नहीं पैदा हुआ है। ये सच्चाई है क्या? पता नहीं मैडम। है? नो नो। सबसे बड़ी सच्चाई अब कैसे, अगर से ऐसा होता तो फिर बन क्यों रहे? 3 बार से परमानेंट बन रहे प्रधानमंत्री। कह रहे 3 बार प्रधानमंत्री बने परमानेंट। तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? 3 बजे प्रधानमंत्री बने। ऐसी क्या बात है? बीजेपी को 300 सीट आई तो ईवीएम खराब है, और 200 आई तो ईवीएम बढ़िया हो गई। ये तर्क नहीं है, यही तर्क है। और सुनिए, रोजगार भी बात आप एक चीज में बता। हाँ बताइए, आप चलिए बोलिए। हर युवा के पॉकेट में अभी देखिए कि हर युवा के पॉकेट 15,000 की मोबाइल है, और बोलेंगे हम रोजगार है, भूखे मर रहे हैं। मतलब वो लोग मोबाइल ले रहे हैं, कमा रहे तब तो ले रहे हैं ना। हो सकता है उनके माता पिता दे रहे हो। आप लोग ने अपनी कमाई से लिया है, माता पिता ने दिया है? माँ बाप ने दिया, मेरे भाई ने दिलाया मुझे। नौकरी भाई है? ने। नौकरी है? नहीं, नौकरी नहीं है। देखिए साहब कह रहे हैं उन्होंने कहा कि 2 रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि फोन 2 कैसे रोजगार। ले लिया? हमारे माँ बाप। देखिए इतने बड़े हो गए हैं, अब इस उम्र में इनको नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन वो अपने माँ बाप पे डिपेंड हैं। देखिए सामने ही तो है ना। नौकरी मिली नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो बहुत बिल्कुल फेल है पूरी तरीके से। देखिए ग्राउंड की हकीकत सुनिए ना। नौकरी है किसी के पास यहाँ पर? चाहिए भी नहीं, नौकरी नहीं चाहिए। ये तो कह रहे हैं नौकरी ना होती तो फोन कैसे? चाहिए भी नहीं। फोन मैंने ले लिया, ये फोन देखिए। ले लिया है? बिना नौकरी के फोन? बिना नौकरी के। कैसे मिल गया? मिल गया बस। मतलब नौकरी के बिना भी काम चल रहा है? घर वालों पे डिपेंड है ना हम लोग। घर वालों पे हाँ, डिपेंड है। बाकी सरकार बेकार है। 2 कौड़ी का, हाँ बिल्कुल जीरो है। अमृत महोत्सव ला दिया, फिर भी आप लोग 2 करोड़ है जीरो। हैं? अखिलेश ने क्या बोला, अगर उसकी 400 भी सीट आ जाएंगी तब भी वो कहेंगे ईवीएम खराब है। अभी उसकी अखिलेश की मतलब 280 जो सीटें आए, अगर सुनिए, मैं 400 इतने लोग खड़े हैं, मोदी के पक्ष में कितने हैं और मोदी के विपरीत कितने? अभी आप यही गिनती करा लीजिए, अभी सब आपको बता दें कौन कितना मोदी के पक्ष में। कौन है यहाँ पर मोदी जी के पक्ष में? जरा हाथ उठा दीजिए। कोई नहीं है। इतने लोग हैं, बस 2 लोग हैं। सुन लीजिए, जिनके पास नॉलेज है, प्राइवेट कंपनियों में नौकरी की लाइन लगी हुई है। चलिए देखिए ग्राउंड पे हकीकत क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। मोदी जी से
कितने लोग नाराज हैं और नाराजगी की भी वजह है क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे विपक्ष लगातार सक्रिय है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वही मुद्दे नाकारे जा रहे हैं। मुद्दा आता है तो धर्म पे आता है, मंदिर मस्जिद पे बात होती है और शायद यही वजह है कि जनता भी अब जान चुकी है कि अब मंदिर मस्जिद और धर्म पे बात करने से काम नहीं चलेगा। जो रोजगार, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उस पे बात करेगा, लोगों को भी उस पे भरोसा है। तमाम ऐसी अपडेट खबरों के लिए 4 PM देखते रहें। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।